गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल MK बूस्टर पर स्वागत है, वेलकम है। सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा उस बेल वाले आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आज का अपना जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चाहे कोई भी कंपटीशन क्लास हो, चाहे आपके रिट L1 हो, L2 हो, पटवारी हो, LDC हो, ग्राम सेवक हो, SI हो, रेलवे की एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो, सब में डीएनए आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जिसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जहाँ से कि अपना कोई क्वेश्चन शेष न रह जाए। तो अपना टॉपिक का नाम हम लिख रहे हैं, टॉपिक अपना है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले बेटा याद रखना कि न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें हम दो, एक तो आपका डीएनए और दूसरा आरएनए, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बेटा सबसे पहले क्या है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर ने मवाद की कोशिकाओं में इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। मवाद की कोशिकाओं में इन न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी तथा इसे न्यूक्लिन नाम दिया, न कि न्यूक्लिक अम्ल। कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसमें की थी? मवाद की कोशिकाओं में की थी, और नाम क्या दिया था? न्यूक्लिक नाम दिया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है रिचर्ड अल्टमान। जो रिचर्ड अल्टमान है, जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक अम्ल। तो याद रखना कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। तथा न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था? अल्टमान ने नाम दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेटा ये न्यूक्लिक अम्ल पाया कहाँ जाता है। तो आप सब जानते हो कि ये शरीर की कोशिका है, और कोशिका में ये क्या आपका केंद्रक या न्यूक्लियस है। तो ये केंद्रक और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए व आरएनए पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? केंद्र के अंदर। अब यहाँ पर मैं दो बातें आपको क्लियर कर दूँ कि न्यूक्लिक अम्ल में हम पढ़ते हैं, एक तो डीएनए पढ़ेंगे डिटेल से, और एक हम पढ़ेंगे आरएनए। डीएनए और आरएनए तो दोनों कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। इसके अलावा डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति घर है माइटोकॉन्ड्रिया, और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। जबकि आरएनए होता है वो केंद्रक में तो होगा, इसके अलावा वो कोशिका दलों में बिखरा हुआ पाया जाता है। मतलब इनके अलावा ये आरएनए कहाँ मिलेगा आपको? कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। तो इतनी सी बातें थी कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करें इसके लिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होगा डीएनए या आरएनए। तो यहां मैंने लिख दिया डीएनए, और यहां पर आपका आ गया आरएनए, आरएनए। तो आप सब जानते हो इनके नाम फुल फॉर्म कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बेटा? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम हमने क्या लिखा है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक
अम्ल। अब हम डीएनए की बात करें तो जो डीएनए होता है वो 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। मतलब डीएनए का जो रासायनिक संगठन है वो कितने पदार्थों से होता है? 3 से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें शर्करा होती है, शर्करा को हम बोलते हैं शुगर। इसमें जो शर्करा होती है उसका नाम यही है डीऑक्सी राइबोज। तो शर्करा के रूप में इसमें क्या पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। फिर दूसरा होता है इसमें फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। और तीसरे नंबर पर आता है इसमें नाइट्रोजनी क्षारक। तो याद करना है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए इन 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक। अब यहाँ रखना कि डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल फॉर्मूला होता है H3PO4। तो आपको बहुत सी जगह लिखा मिलेगा फॉस्फेट समूह होता है और यहाँ होता है नाइट्रोजनी क्षारक। यहाँ एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि जो डीएनए में जो शर्करा होती है, नाम तो होता है डीऑक्सी राइबोज, ये 5 कार्बन युक्त होती है। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 5 कार्बन। 5 कार्बन होने के कारण इस शर्करा को हम पेंटोज शर्करा कहते हैं। मतलब 5 कार्बन के कारण इसको क्या नाम दिया गया है? पेंटोज शर्करा। फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला H3PO4। अब हम बात करें नाइट्रोजनी क्षारक। तो जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक का नाम होता है प्यूरिन, एक का नाम होता है प्यूरिन और दूसरे का नाम होता है पिरामिडिन। तो एक का नाम हमने क्या लिखा है? प्यूरिन और दूसरे का नाम हमने लिखा है पीरा या पिरिमिडिन बोल देते हैं, पिरिमिडिन। अब ध्यान रखना कुल नाइट्रोजनी क्षारक कितने होते हैं? 4। तो इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब प्यूरिन में 2 होते हैं, एक का नाम होता है एडिनिन, दूसरे का होता है ग्वानिन। एक का नाम क्या लिखा है? एडिनिन, दूसरे का ग्वानिन। और यहाँ होते हैं आपके साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजनी क्षारक 4 होते हैं, उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एडेनिन जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं बेटा? ऐसे, एडेनिन को ऐसे। दूसरा ग्वानिन जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? जी से। तीसरा होता है साइटोसिन जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? सी से। और अगला थायमिन जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? टी से। नजर नहीं आ रहा तो यहाँ लिख देता बेटा, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये 2 प्यूरिन में और ये 2 पिरामिडिन में, तो बच्चों के कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्यूरिन में और कौन सा पिरामिडिन में। तो बेटा इनको एक याद करने का तरीका ये बनाया गया था कि AgCT मत बजाओ। क्या लिखा है? AgCT मत बजाओ। तो ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, तो ये दोनों एक में आएंगे तो हो गया प्यूरिन में। और सी का मतलब साइटोसिन और टी का मतलब थायमिन, तो ये दोनों गए पिरिमिडिन में। तो आराम से याद कर लोगे कि AgCT मत बजाओ। तो Ag वाला किस में होगा? प्यूरिन में, और CT वाला पिरिमिडिन में। तो इतनी बातें आप आसानी से याद कर सकते हो। अब बेटा यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेन जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन है वो ये भी बन जाता है कि इतनी बात एक्सप्लेन है। अब ये कि ये बातें हम किसके बारे में बात करें? आरएनए के लिए। तो बेटा डीएनए और आरएनए में अगर देखा जाए इतने में तो केवल 2 अंतर मुख्य होते हैं कि डीएनए की जो शर्करा थी वो क्या थी? डीऑक्सीराइबोज, इसका आंसर डी लिया गया। लेकिन आपको याद करना जो आरएनए में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? राइबोज होती है, सेम 5 कार्बन की होगी। तो जहां आपने ना डीऑक्सीराइबोज शर्करा, तो आरएनए के लिए जब ये चार्ट बनाओगे तो इस डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पे क्या लिख दोगे? केवल राइबोज शर्करा। बाकी ये सब समूह होता है। एक बात और याद करनी है कि डीएनए में जो पिरिमिडिन थायमिन होता है, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? थायमिन। ये जो थायमिन है आरएनए में थायमिन ना होकर उसके स्थान पर यूरेसिल होता है। यूरेसिल जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? यू से।
किसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। तो यहाँ दो बातें मुख्यतः आपको याद करनी है कि एक तो आरएनए में जो शर्करा होती है वो राइबोज शर्करा होती है। इसके अलावा आरएनए में पिरिमिडिन नाइट्रोजन जो क्षारक होता है, पिरिमिडिन नाइट्रोजन, उसमें थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। दो अंतर तो बेटा आपने यही कर लिए। प्रश्न सीधा आ जाता है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि दो अंतर तो ये हो गए, दो अंतर की बात और ले लें कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनके अंतर की बात करने, तो अभी हम पढ़ेंगे डीएनए की संरचना। तो जो डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, डबल हेलिक्स द्विकुंडलित संरचना होती है। जबकि आरएनए की जो संरचना होती है वो बेटा एक कुंडलित होती है। द्विकुंडलित का मतलब इस प्रकार से संरचना होती है डीएनए की, और आरएनए की मतलब सिंगल। एक कुंडलित का मतलब इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो एक अंतर तो ये हो गया कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, आरएनए की संरचना एक कुंडलित होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अंतर हो रहा है कि आरएनए में जो डीएनए होता है वो डीएनए अपना निर्माण स्वयं कर सकता है। डीएनए अपना निर्माण स्वयं कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्वयं द्विगुणन। क्या लिखा है? स्वयं द्विगुणन। इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख सकते हो आप सेल्फ रेप्लिकेशन। क्या लिखा है? सेल्फ रेप्लिकेशन, कि डीएनए अपना निर्माण स्वयं कर सकता है, जिसको बोलते हैं स्वयं द्विगुणन, या अपनी प्रतिकृति, अपनी प्रतिलिपि स्वयं बना सकता है। जबकि आरएनए होता है वो अपना निर्माण स्वयं नहीं कर सकता। अतः आरएनए में जो स्वयं द्विगुणन का जो गुण है वो नहीं पाया जाता। इस प्रकार से आप डीएनए और आरएनए में ये चार अंतर आप आसानी से लिख के आ सकते हो। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बेटा ये जो शर्करा, पेंटो शर्करा, दोनों में अंतर समझना, दोनों की संरचना बना दो कि पेंटो शर्करा कैसी होती है, ये आपस में कनेक्ट किस प्रकार से होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो हम बात करें बेटा पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर। अब हमें पता है डीएनए में होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा। तो दोनों में अंतर क्या है? तो बेटा आपको अगर याद हो तो इसी चैप्टर में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी फ्रैक्टोज की, पढ़ी थी। तो सेम स्ट्रक्चर उससे मिलती जुलती है। तो यहाँ हम जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये समझना यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पे इस प्रकार से। अब पहले मैं डीएनए की डीऑक्सीराइबोज शर्करा बना रहा हूँ, एक और राइबोज होती है, दोनों साथ ले लेते हैं। फिर चलो पहले आरएनए की बना लेते हैं। बेटा आरएनए में जो पेंटोज शर्करा होती है उसका नाम सही नाम होता है बीटा डी राइबोज शर्करा। अब बीटा डी राइबोज शर्करा का मतलब होता है कि एक नंबर पर कार्बन होता है, कार्बन पे एच और OH जुड़ा होगा। आपने पहले वाले में स्ट्रक्चर में पढ़ा है इसके बारे में डिटेल से। तो इस प्रकार की है। तो एक नंबर वाले में OH कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और H नीचे। बाकी से में H OH H OH। और लास्ट वाले के लिए आपने याद करना था CH2OH और H। ये स्ट्रक्चर किसकी बना दिया आपने? बीटा डी राइबोज। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोज भी किस टाइप का है? बीटा डी। तो आरएनए में जो शर्करा होती है वो होती है बीटा डी राइबोज। स्ट्रक्चर ये मैंने बनाई है OH H H OH H OH, ऊपर CH2OH और H। अब डीएनए में अंतर क्या? डीएनए का सही नाम होता है बीटा, यह सकते हैं इसको 2-डीऑक्सी बीटा डी। एक मिनट बेटा, थोड़ी छोड़ो। जो डीएनए की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए लिखते हैं 2-डीऑक्सी बीटा डी राइबोज शर्करा, 2-डीऑक्सी बीटा डी राइबोज शर्करा। तो बेटा इन दोनों में अंतर क्या है? डीऑक्सी। अब सुनना, अगर ऑक्सी शब्द होता, ऑक्सी शब्द होता तो ऑक्सीजन जुड़ा होता है, लेकिन डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकला है। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकला है। और कितने नंबर कार्बन पे? 2 पे। तो 2 नंबर वाले कार्बन 1 और 2, 2 नंबर वाले कार्बन से आप एक O बाहर निकाल दो तो वो स्ट्रक्चर किसकी बन जाएगी?
2-डिऑक्सी बीटा डी राइबोज शर्करा, मतलब डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, यहाँ पे OH H, यहाँ पर केवल H और H OH और लास्ट में CH2OH और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया H। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई है, आपकी डीएनए में पाई जाने वाली राइबोज शर्करा और ये आरएनए में पाई जाने वाली राइबोज शर्करा। इसके पश्चात पेंटोज शर्करा के बाद आपने लिखा था फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल, तो फॉस्फोरिक अम्ल का आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, H3PO4, H3PO4। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो इसे हम बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसके बाद नाइट्रोजन क्षारक। तो ये तीनों आपस में जोड़ते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फोरिक अम्ल और राइबोज शर्करा। उससे बनता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड और उससे आपके डीएनए या आरएनए का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल का मतलब या डीएनए होगा या आरएनए। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि न्यूक्लिक अम्ल लिखा। अब न्यूक्लिक अम्ल है वो किससे बना होता है, पॉलीपेप्टाइड से, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो बनता है आपके न्यूक्लियोटाइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे होंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला क्या कहलाएगी, न्यूक्लिक अम्ल। तो यह डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड का ही बहुलक होता है। न्यूक्लिक अम्ल की अगर आपको ये पूछ ली जाए कि इस न्यूक्लिक अम्ल की एकलक इकाई का नाम, न्यूक्लिक अम्ल की एकलक इकाई का नाम, तो हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड, तो बेटा न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो बनता है आपके न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल से। तो मतलब न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फोरिक अम्ल, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब बात आ जाएगी बेटा ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आपकी पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक, आपकी पेंटोज शर्करा और जो नाइट्रोजनी क्षारक है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में यदि आपने फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट समूह ऐड कर दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो सीधा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे होंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उससे आपका न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। अब बेटा यहाँ पर आपको एक विशेष बात रखनी है कि इनमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। तो पहली बात रखना कि ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है, नाइट्रोजनी क्षारक है वो इस पेंटोज शर्करा के सदैव C1 कार्बन से जुड़ेगा। C1 मतलब 1 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। जो नाइट्रोजनी क्षारक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजनी क्षारक है वो पेंटोज शर्करा के कितने नंबर कार्बन से जुड़ा होगा, सदैव 1 नंबर कार्बन से। बेटा गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने बहुत आ रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा। तो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है इसके लिए। और अब हम बात कर रहे हैं तो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। तो याद करना है कि ये जो आपका नाइट्रोजनी क्षारक होता है, नाइट्रोजनी क्षारक है वो पेंटोज शर्करा के कितने नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन से जुड़ा होता है। इसके बाद अब अगर स्ट्रक्चर बना के समझना चाहे तो इस प्रकार से, जैसे ये O, ये स्ट्रक्चर आपने बनाई, यहाँ होता है OH, यहाँ होता है H, H और H, H OH और यहाँ CH2
OH और यहाँ पे H। अब विशेष बात, कितना नंबर, ये 1 नंबर कार्बन तो OH है, तो ये इस 1 नंबर कार्बन पे आपका नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा होता है, ये यहाँ पे जुड़ गया। इस पूरी स्ट्रक्चर को आपने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोसाइड। अब क्या होगा कि फॉस्फोरिक अम्ल ऐड होगा, फॉस्फोरिक अम्ल, तो जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है वो इस शर्करा के, इंपॉर्टेंट है ध्यान, फॉस्फोरिक अम्ल वो या तो C5 या C3 कार्बन पे, फॉस्फोरिक अम्ल है वो इस पेंटोस शर्करा के 3 नंबर वाला कार्बन कौन सा हुआ, 1 नंबर 2 नंबर 3, या तो इस कार्बन के इस OH के साथ बॉन्डिंग बनाएगा 4 या 5 इस कार्बन के साथ। तो जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है वो पेंटोस शर्करा के कितने नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन या 5 नंबर कार्बन के साथ बंध बनाता है। चाहे तो हम दिखा सकते हैं कि बंध बनाने का तरीका क्या होगा, कि यहाँ मैंने फॉस्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो बेटा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस स्ट्रक्चर को तो आपने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। लेकिन जैसे ही इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और ये स्टिक से ऐसे उड़ गई। अब तीनों चीज़ें ऐड हो गई यहाँ पे। अब जब तीनों चीज़ें ऐड हो गई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये 5 नंबर या 3 नंबर दोनों से बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोटाइड। तो इतना मुझे पता कि कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा कि केवल पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक है तो न्यूक्लियोसाइड। और इसमें विशेष बात कि पेंटोज शर्करा से C1 कार्बन पे नाइट्रोजन क्षारक जोड़ेगा, और अगर पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल तीनों जुड़ जाएं, तीनों जुड़े तो नाम दिया न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोरिक अम्ल है वो 3 नंबर या 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो ये अपना एक पूरा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से हमने एक पूरा न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाई है। अब अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना चाहें, बड़ा मिटा रहा उसको, क्या बनाना चाहें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो समझने की कोशिश करना कैसे बनेगा। ऐसे यहां क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, यहां पर वही आपका CH2, यहाँ H, और यहाँ जुड़ा था आपने फॉस्फोरिक एसिड PO OH OH और डबल बॉन्ड O। तो ये तो था एक न्यूक्लियोटाइड। अब जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है समझने की कोशिश करना बेटा। एक न्यूक्लियोटाइड बना लें, दिख रहा बोर्ड पे, अगर यहाँ H है तो मतलब DNA के लिए है, और OH है तो RNA के लिए। अब इस फॉस्फोरिक एसिड की बॉन्डिंग को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, OP डबल बॉन्ड O OH और OH। ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये इतना आपका एक न्यूक्लियोटाइड और ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो अब होगा क्या, इसके 3 नंबर वाला कार्बन और इसके 5 नंबर वाले कार्बन में जो समझ जोड़े यहाँ बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ से बाहर गया H और यहाँ से बाहर गया OH। तो इस प्रकार से ये बॉन्डिंग हो जाती है। इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो उनकी बॉन्डिंग 3 नंबर और 5 नंबर कार्बन के बीच में होती है। अब यहाँ विशेष बात कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं
पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो ये बॉन्डिंग बनती है, ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो प्रश्न अच्छा बन जाता है कि दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने वाले बंध को हमने क्या नाम दिया है? डाई फॉस्फोएस्टर बंध, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड का C3 कार्बन होता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का C5 कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग बनती है। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बनता है उसके बारे में आपने पढ़ा। अगर आप इनको स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हम इस प्रकार से करते हैं कि इनकी संरचना इस प्रकार से बनती है कि फॉस्फोरिक अम्ल से बनेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट से क्या जुड़ेगी? शर्करा, और शर्करा से क्या जुड़ा होता है आपका? नाइट्रोजनी क्षारक। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि शर्करा से जुड़ गया नाइट्रोजनी क्षारक, तो इधर अगर फॉस्फेट, एक और समस्या होगा तो क्या होगा? यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे आपकी शर्करा हो जाएगी और ऊपर के रूप में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नाइट्रोजनी क्षारक। तो इस प्रकार से ये इनकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होती है, वो तो हमने संरचना के रूप में समझा था, इसको हम नॉर्मली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक स्ट्रक्चर, कि इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। अब बेटा हम आगे बात करें, इससे भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अपना, ये तो था न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, उसमें डीएनए में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, आरएनए में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। इसके बाद बेटा हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए की स्ट्रक्चर, जो वाटसन और क्रिक ने दी थी, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए, जिसमें आपको डीएनए के स्ट्रक्चर और जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड के बारे में सूचना मिलेगी। थैंक यू।